कुछ दिन पहले राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि से संबंधित 2 विवादित बिलों को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद देश के कई किसान संगठन और राजनीतिक दल इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। पंजाब और हरियाणा में आक्रोशित किसान सड़कों पर हैं और सरकारों की सांसें अटकी हैं। लेकिन ये आक्रोश पश्चिमी यूपी में नजर नहीं आ रहा, जबकि मुजफ्फरनगर देश में किसान आंदोलन की जन्मभूमि और चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेताओं की कर्मभूमि भी रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने दैनिक भास्कर रिपोर्टर पूनम कौशल पहुंची हैं मुजफ्फरनगर के गांव में। राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े सुधीर भारतीय कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसानों की मुख्य आर्थिक फसल धान और गेहूं है। वो इसे एमएसपी पर मंडियों में बेचते हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में मुख्य फसल गन्ना है। किसान ये गन्ना चीनी मिल को बेचते हैं और अभी इस एक्ट का चीनी मिल पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। पंजाब हरियाणा का जो किसान है उनकी मुख्य फसल धान और गेहूँ है। वो धान और गेहूँ मुख्य आर्थिक फसल उनकी है, जिससे वो उनकी कमाई का जो स्रोत है, जरिया है, वो धान और गेहूँ की ही बिक्री है। और वो बिक्री जो है उनकी अधिकतम मंडियों के द्वारा ही होती है, क्योंकि वो मंडी के आढ़तियों से पहले उस फसल को तैयार करने का पैसा लेते हैं जो विदाउट इंटरेस्ट होता है, और उसके बाद फसल को आढ़ती को बेच के बाकी बैलेंस का पैसा लेकर अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। तो ये उनको डायरेक्ट अफेक्ट करता है। जबकि यहाँ का पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबका तो नहीं, लेकिन अधिकतर जिलों का गन्ना मुख्य फसल है। अब गन्ना क्या है कि गन्ना चीनी मिल को सप्लाई होता है। अभी गन्ना चीनी मिल को सप्लाई हो रहा है, तो इस एक्ट से चीनी मिल पे अभी कोई असर दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि वो तो खुद ही प्राइवेट प्लेयर हैं। तो इसलिए यहाँ के किसानों को उससे ऐसा लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेहूँ भी यहाँ अब गन्ने के सामने ऐसा हो गया है कि गेहूं को भी पैदावार सिर्फ उतनी करता है किसान जितने में उसका परिवार का गुजारा हो जाए, खाने पीने का, उसके जानवरों का, या थोड़ा बहुत जो बचता है उसे वो बेच लेता है मंडियों में। तो यहाँ की जो मंडियों की अर्थव्यवस्था है वो गुड़ पे और चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करती है बजाय धान के। भारतीय किसान यूनियन से ही ताल्लुक रखने वाले धर्मेंद्र कहते हैं कि यहाँ किसान सड़क पर नहीं उतरा था, लेकिन अब बाकी देश के किसानों के साथ यहाँ भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। देखिए, यूपी में क्या है कि जो पश्चिम है, पश्चिम के कुछ जनपद, अगर आप अलीगढ़ और बुलंदशहर और थोड़ा सा गौतम बुद्ध नगर और शामली का आधा हिस्सा, इसको छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन मंडी के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गन्ने की फसल है। तो गन्ने की फसल जो है कोल्हू क्रेशर और शुगर मिल में बिकती है, तो मंडी में धान, गेहूँ और जो दलहन की फसलें हैं वो बिकती है। तो यहाँ किसान के पास ज़्यादा गन्ना है, इसलिए अभी किसान जो है सड़कों पर नहीं था। लेकिन पूरे देश के जो हालात हैं और दूसरे किसानों को देखते हुए उनके समर्थन में यहाँ भी अब किसान सड़कों पर आ रहे हैं। 21 तारीख में सभी जिला मुख्यालयों पर पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े प्रदर्शन हुए हैं और 25 तारीख में यहाँ पर भी किसान कर्फ्यू, चक्का जाम का आह्वान है। किसानों को आशंकाएं हैं, कई बार एकदम सड़क पर वो आता है जिसको डायरेक्ट हिट होता हो, जिसके तुरंत हित खतरे में हो। यहाँ के किसान को भी दिखाई दे रहा है कि अगर एमएसपी धीरे धीरे चली गई तो फिर वो गन्ने से भी हट जाएगी। तो यहाँ का किसान भी देश के किसान के साथ खड़ा है। किसान यूनियन से जुड़े युवा किसान सुधीर कुमार कहते हैं कि किसानों ने लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, लेकिन सरकार जब किसानों से जुड़े कानून लाई तो किसी से चर्चा तक नहीं की। एक किसान ही एक ऐसी है, सभी बिरादरी उसमें किसान में आती है, जिसने लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। सभी लोग इसमें विचलित रहे, लेकिन किसान एक ऐसा रहा जिसने लॉकडाउन में भी देश की सेवा करने में पीछे नहीं हटे। अनाज उगाना, ये सब कुछ किसान ही कर रहा है, लेकिन सरकार ने इस किसान को बिल्कुल सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इसका हम पूरे जोर शोर से विरोध करेंगे, और जहाँ तक होगा, अगर आत्महत्याएं भी करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल। कम से कम सरकार को इस बिल लाने के लिए जो बिल लेकर आई है, किसानों से परामर्श तो करना बहुत ज़रूरी था। किसानों से पूछा तो जाता कि भाई हम इस तरह का बिल ला रहे हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, उसमें क्या प्रावधान रखे जाएं, जो किसान के हित में भी 2-4 बातें होती। शामली जिले के किसान सौरभ बालियान कहते हैं कि द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल के तहत भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है। इससे सरकार मुनाफाखोरी और जमाखोरी के लिए रास्ते खोल रही है।
इन्होंने किसान को भी छूट दे दी कि आप भी भंडारण कर सकते हो और बड़ी कंपनियों को भी छूट दे दी आप भी भंडारण कर सकते हो। 85% आबादी हमारे देश की गरीब किसान की है। उनके पास कहाँ सुविधा है भंडारण करने की? वे कहाँ अपनी फसल का भंडारण कर लेंगे? और यदि करना भी चाहें तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि उनकी इतनी क्षमता ही नहीं है कि वे उसे भंडारण कर रख लें और अपना घर चलाते रहें। उनकी तो मजबूरी है उस फसल को तुरंत बेच कर उस आए पैसे से अपना घर चलाना। तो सीधे तौर पे यह कानून पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रहा, किसान को तो लाभ इसमें भी नहीं है। 1955 में जब ये कालाबाजारी के बाद ये कानून लाया गया था कि इतनी कालाबाजारी जमाखोरी बढ़ रही है, अब ये कानून इन्हें अच्छा लगने लगा। अब जमाखोरी होगी, मुनाफाखोरी होगी और नाम दे दिया कि ये किसानों के हित का कानून है। युवा किसान नेता नितिन राठी कहते हैं कि सरकार पहले अध्यादेश लेकर आई, फिर संसद में ये विधेयक बिना सांसदों की वोटिंग के पारित हो गए। इसी से पता चलता है कि दाल में कुछ तो काला है। मैडम, ये जो 3 विधेयक और ये तुरंत एक अध्यादेश के माध्यम से पास किए गए हैं बिना सांसदों की वोटिंग के, सबसे पहले तो इसी में कुछ दाल में काला लगता है। इन लोगों को एसी कमरों में बैठ के इतनी क्या जल्दी पड़ गई थी कि ये 3 विधेयक पीछे के दरवाजे से पास कर दिए गए, जिसमें कि न किसी किसान नेता से पूछा गया और न ही किसी सांसद से वोटिंग कराई गई। विधेयक में मौजूद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग व्यवस्था पर नितिन कहते हैं कि इससे विवाद की स्थिति में मामला अदालत नहीं जाएगा बल्कि डीएम के पास जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत इन्होंने यदि किसान और व्यापारी के बीच में विवाद बनता है तो फर्म को इतना अधिकार दे दिया गया कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। वो मामला सिर्फ एसडीएम और डीएम स्तर पे ही निपटा दिया जाएगा, जिले स्तर पे। और आप शासन प्रशासन को आप जानते ही हो, ये किसके अधीन काम करता है? ये सत्ता के अधीन काम करता है। और ये जो पूंजीपति है ये सत्ता के लोग होते हैं। तो ये सीधा सीधा सत्ताधारी लोगों को या पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से इन कानूनों को लाया गया है। इसी गांव के किसान सुधीर राठी कहते हैं कि 25 सितंबर को हमारा आंदोलन ये बता देगा कि यूपी के किसान भी सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। 25 को हमारा आंदोलन है, उसमें इन्हें पता लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से इतना जो है किसान नहीं इसके पीछे चल रहा है, वो 25 तारीख को इन्हें पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश का किसान भी कितना इसके खिलाफ है। चक्का जाम हो जाएगा 25 तारीख को, इन्हें तब पता लग जाएगा। किसान की मजबूरी है सड़कों पर उतरने की। किसान अपने काम छोड़ के सड़क पर उतरने को इन्होंने मजबूर कर दिया। वो उधर भी मर रहा है, उधर भी मरेगा, उसकी तो दोनों साइड मरने की हो रही है। तो क्या करेगा किसान? और किसान तो सड़क पर उतरना ही उतरना है। वो आज भी मरेगा, कल भी मरेगा इस स्थिति में। राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े सुधीर भारती कहते हैं कि यहाँ के किसान ये तो समझ रहे हैं कि उनके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, लेकिन अभी वो सड़कों पर नहीं उतरे हैं। किसानों को इंतजार है कि उनके नेता सड़क पर आएं। वहीं नेताओं को इंतजार है कि किसानों ने अभी तक इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। नेता इंतजार कर रहे हैं किसानों का सड़क पर आने का, और किसान इंतजार कर रहे हैं नेताओं के सड़क पर आने का। वो सोच रहे हैं नेता यहाँ के कि यहाँ के किसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह वो सड़क पे आ गए होते। और यहाँ के किसान ये सोच रहे हैं कि शायद इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना हमारे नेताओं ने अब तक ये बात सड़क पर आगे उठाई होती। हरियाणा और पंजाब में उठी विरोध की चिंगारी अब यहाँ भी पहुँच रही है। अब तक शांत इस इलाके में भी अगर बड़े प्रदर्शन हो तो कोई हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि बाहर से समृद्ध आने वाले ये हरे भरे इलाके भी कृषि संकट की गिरफ्त में हैं। पिछले कुछ महीनों में मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में भी किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। किसान संगठनों से जुड़े लोग कहते हैं कि हमारे सामने अब करो या मरो के हालात हैं। हम इधर भी मर रहे हैं, उधर भी मर रहे हैं, और जब मरना ही है तो क्यों ना लड़कर ही मरा जाए। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, उग्रह ग्रुप जिंदाबाद, पंजाब यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।